स्वागत है आप सभी विद्यार्थियों का आपके अपने YouTube चैनल गुरुकुल एकेडमी में। दोस्तों, हम लोग जो है वो राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन पर चर्चा कर रहे थे। उसकी 2 क्लास अपलोड हुई है दोस्तों, लेकिन उसमें एक जो टर्म्स आ रहा था स्वयं सहायता समूह, स्व सहायता समूह, SHG, सेल्फ हेल्प ग्रुप जिसको बोलते हैं, तो वो क्या है लगातार आपको सुनने को मिलेगा। और आपको जो इसके जो प्रबंधन को, NRLM के प्रबंधन को आगे और IRDP, SGSY ये सब पढ़ेंगे, उसके प्रबंधन को समझने के लिए सबसे जो जरूरी चीज थी वो थी स्वयं सहायता समूह को समझना। ठीक है, तो इसीलिए आज हम जो चर्चा करेंगे वो स्वयं सहायता समूह पर चर्चा करेंगे। ये आपके आने वाले जो एग्जाम है ADO के लिए जो वो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आज के टॉपिक से दोस्तों, ये जो टॉपिक चल रहा है उससे कम 6 से 7 प्रश्न जो पूछे जाते हैं, तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इसको बहुत ढंग से पूरे कॉन्सेप्ट को समझिएगा A to Z, इससे बाहर आपको कहीं भी देखना नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए प्रारंभ करते हैं। अच्छा, ये स्व सहायता समूह है क्या? तो यदि हम इसके शब्दों पर ही देखें तो स्व मतलब अपना, सहायता मतलब सहायता, हेल्प करना। ठीक है, समूह तो एक ऐसा समूह जो अपना ही हेल्प करता हो। शब्दों की परिभाषा में देखें तो एक ऐसा समूह है जो अपनों की ही हेल्प करता है, उसे हम स्व सहायता समूह कहेंगे। ठीक है, परंतु इसका कॉन्सेप्ट आया कहां से, इसका इतिहास अगर देखें तो ये आया कहां से दोस्तों। अच्छा, सबसे पहले देखते हैं कि इसकी परिभाषा क्या है। एक स्व सहायता समूह किसे कहते हैं ये तो जान लीजिए। तो मैंने कहा कि जो अपनी ही सहायता करने के लिए जिस समूह का गठन किया गया है वो स्व सहायता समूह है। पारिभाषिक दृष्टि से अगर बात करें तो एक ही जो है वो सामाजिक और आर्थिक पृष्ठभूमि से आने वाले लोगों का एक ऐसा समूह होता है, ऐच्छिक समूह होता है, जो अपने इच्छा से उस समूह में शामिल हुए हैं। ऐच्छिक मतलब अपनी इच्छा से वे उस समूह में शामिल हुए हैं। क्यों शामिल हुए हैं? जिससे कि उसके जो सदस्य हैं वो एक दूसरे के सहयोग के माध्यम से अपनी साझा समस्याओं का समाधान कर सके। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, सामान्यतः एक ही सामाजिक व आर्थिक पृष्ठभूमि से आने वाले लोगों का ऐसा ऐच्छिक संगठन जो स्व सहायता ग्रुप या सेल्फ हेल्प ग्रुप जो है वो कहलाता है, स्व सहायता समूह, जिसके सदस्य एक दूसरे के सहयोग के माध्यम से अपनी साझा समस्याओं का समाधान कर सके। ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम स्व सहायता समूह कहते हैं। शब्दावली को आप समझिएगा, शब्द परिवर्तित करके भी दे सकता है, क्वेश्चन पूछ सकता है, तो आपको जो है वो शब्दों का जो महत्व है उसको समझना पड़ेगा। क्या कह रहा है? सामान्यतः एक ही जो है सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि से, एक ही समाज से हो, है ना, एक ही आर्थिक पृष्ठभूमि। आप जानते हैं स्व सहायता समूह में BPL परिवारों को जो है वो महत्व दिया जाता है, जो एक ही स्तर, BPL परिवार मतलब जो बिलो पुअर्टी लाइन है, गरीबी रेखा के जो नीचे जीवन यापन करने वाले लोग हैं, उन्हीं को ही जो है वो क्या स्व सहायता समूह में जो है वो महत्व दिया जाता है। महत्व, मैं ये नहीं बोल रहा कि उन्हीं का ही बनेगा, मैं बोल रहा हूं उनको ज्यादा है जो महत्व दिया जाता है। इसका मतलब वो एक ही आर्थिक स्थिति वाले लोग होते हैं। ठीक है, उनका ऐच्छिक संगठन स्व सहायता समूह कहलाता है। सेल्फ हेल्पिंग ग्रुप क्या कहलाता है? स्व सहायता समूह। ऐच्छिक संगठन, ऐच्छिक मतलब वो अपनी इच्छा से इस संगठन में जुड़े हैं। क्यों जुड़े हैं? तो उसके सदस्य जो है वो एक दूसरे के सहयोग से जो उनकी समस्याएं हैं उनका समाधान कर सके। ठीक है, एक दूसरे का सहयोग करके उनका जो है वो क्या किया जा सके? समाधान किया जा सके। ठीक, अब उनकी समस्या क्या आती है? तो दैनिक जीवन की जो समस्याएं होती है दोस्तों, सबसे पहले जो होती है कि उसके घर में धन की समस्या। अब धन की समस्या ही सबसे बड़ी समस्या है, मुद्रा की समस्या ही सबसे बड़ी समस्या है। मुद्रा नहीं है तो उसके बच्चों की सही तरीके से पढ़ाई नहीं हो पाएगी, सही तरीके से परवरिश नहीं हो पाएगी। उसके घर में कोई सुख का कार्यक्रम है, जैसे कोई बच्चा हुआ है तो गांव में जानते हैं आप छठी करवाते हैं छत्तीसगढ़ में, है ना, या कोई विवाह का कार्यक्रम है या और कोई भी सुख दुख का कार्यक्रम वहां पर लगा हुआ है, या
कोई दुख का कार्यक्रम है, किसी की मृत्यु हो गई और कार्यक्रम कराना है, या उनको धन कमाना है ताकि अपना जीवन स्तर सुधारा जा सके, तो इन सभी कार्यों के लिए क्या करता है ये समूह, एक दूसरे का क्या करता है, सहयोग करता है दोस्तों, सपोर्ट करता है। चाहे धन से हो, चाहे धन से मतलब जो ऋण देने संबंधी चीजें हो, या धन कमाने से हो, दोनों प्रकार से जो है वो सहयोग करता है। और इसमें पूरा पूरा का पूरा जो ये ग्रुप एक दूसरे का सपोर्ट करता है। ठीक, तो इसको ध्यान रखेंगे साझा समस्याओं का समाधान करने के लिए। अच्छा, ये इसी रूप में देगा क्या? इसी रूप में नहीं, ये कई रूपों में आपको घुमाकर दे सकता है। सबसे पहले याद रखिएगा, ये एक अनौपचारिक संगठन होता है। ठीक है, सेल्फ हेल्प ग्रुप जो है वो क्या होता है, ये एक अनौपचारिक संगठन है, अनौपचारिक संगठन है। ठीक है, अनौपचारिक संगठन है, यह एक ऐसा अनौपचारिक संगठन है जिसमें जो है वो लोग जुड़ते हैं ताकि एक दूसरे की समस्याओं को समूह में संगठन के द्वारा जो है वो सुलझाया जा सके, या अपनी परिस्थिति में, अपनी स्थिति में, सामाजिक व आर्थिक स्थिति में सुधार कर सके। ये ऐसा एक अनौपचारिक संगठन है। तो मेरे ख्याल से ये बातें, ये जो शब्द हैं वो आपको पकड़ के रखनी है। इन्हीं शब्दों से ही घुमाकर प्रश्न देगा, तो आप बहुत ढंग से इन चीजों को ध्यान रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट जो बात लिखी हुई है दोस्तों, ये किस अवधारणा पर कार्य करती है, तो याद रखिएगा SHG सेल्फ हेल्प ग्रुप जो है वो गरीबी उन्मूलन व रोजगार को प्रोत्साहित करने के लिए स्वयं सहायता की अवधारणा पर कार्य करती है। ठीक है, तो ये ग्रुप जो है वो किस लिए, स्वरोजगार के लिए, गरीबी उन्मूलन के लिए, स्व सहायता की अवधारणा, स्व सहायता मतलब हम स्वयं ही सहायता करेंगे, इस अवधारणा पर कार्य करती है। ठीक है, अब हम लोग बात करें इसके वर्ल्ड में, विश्व में इतिहास की, तो ऐसा पहले प्रारंभ कहाँ हुआ, कैसे हुआ, तो याद रखेंगे आप बांग्लादेश को। बांग्लादेश के एक जो है वो अर्थशास्त्री थे मोहम्मद यूनिस। मोहम्मद यूनिस जो थे, उसने, ये अर्थशास्त्री थे बांग्लादेश के। इन्होंने दोस्तों, इन्होंने बांग्लादेश में, ये 70-80 के दशक की बात है, बांग्लादेश में दोस्तों वहां पर जो गरीब तबके के लोग हैं, खासकर महिला, ठीक है, जिनका जीवन स्तर बहुत ही निम्न स्तर का है, ठीक, और वहां पर उन्होंने देखा कि वो अकेले जो है वो उस प्रकार का कार्य नहीं कर पा रहे हैं जिस प्रकार का उनको करना चाहिए। क्यों? क्योंकि सबसे बड़ी जो है वो बाधा है मुद्रा की। उसके बाद वो एक संगठन, अकेले जो आदमी जब कार्य करता है एक गांव में, तो आप जानते हैं उनकी स्थिति क्या होती है दोस्तों, है ना। गांव के लोग थोड़ा सा तो कम से कम संकोची स्वभाव के ही होते हैं, ठीक, लेकिन यदि उसको समाज में एक संगठित समूह मिल जाता है, तब वो जो है वो अपनी बात मुखरता से रख पाते हैं, अपना कार्य सही ढंग से कर पाते हैं। तो उन्होंने देखा और महसूस किया, और उन्होंने उनका जो है वो एक संगठन बनाया ताकि जो है वो माइक्रो ऋण उनको जो है वो दिया जा सके और उनके माध्यम से कार्य किया जा सके। उनको दोस्तों कुटीर उद्योग, लघु उद्योगों के माध्यम से ऋण की जो है वो सहायता मिल सके, उनका जो है वो आत्मविश्वास जो है बढ़ सके, वो स्वरोजगार के लिए प्रोत्साहित हो। और इसके लिए उन्होंने क्या किया था, स्व सहायता समूह की वहां पर स्थापना की थी, मतलब इस प्रकार का एक संगठन बनाया था, ठीक है। इसीलिए उनको जो है वो स्व सहायता समूह का जनक भी कहा जाता है और इस स्वयं सहायता अवधारणा का प्रवर्तक भी कहा जाता है, ठीक है। इसीलिए उनको क्या कहा जाता है, स्वयं सहायता समूह का क्या प्रवर्तक भी कहा जाता है और इसका जनक भी कहा जाता है। किसको? बांग्लादेश के मोहम्मद यूनुस खान को, ठीक है, मोहम्मद यूनुस खान को। इनको इसी कार्य के लिए इनको 2006 में दोस्तों शांति का नोबेल पुरस्कार, कई सारे पुरस्कार मिले हैं, लेकिन 2006 में शांति का नोबेल पुरस्कार जो है वो प्राप्त हुआ था। मोहम्मद यूनुस को आप ध्यान रखेंगे, प्रवर्तक स्वयं सहायता अवधारणा के, ठीक। चलिए नेक्स्ट हम देखें भारत में क्या स्थिति रही। तो भारत में दोस्तों ये स्व सहायता समूह की कार्य प्रणाली जो है वो सेवा के गठन के माध्यम से प्रारंभ हुई
और जिसको प्रारंभ किया था इला रमेश भट्ट ने 1972 में। ठीक है, ये सेवा भी कहां से आई थी और ये इला रमेश भट्ट कौन थी? देखिए, ये जो सेवा का जो उद्भव हुआ 1920 में, महात्मा गांधी और अनुसुईया जो हैं साराभाई, अनुसुईया साराभाई और महात्मा गांधी ने एक संस्था स्थापित की थी, TLA, टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन। कौन सी संस्था? TLA, टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन। इसी से ही इस सेवा का जो है उद्भव हुआ। ये लेबर एसोसिएशन का रजिस्ट्रेशन किसी कारणवश नहीं हो पाया, परंतु इन्हीं से ही प्रेरणा लेकर इला रमेश भट्ट जो है वो सूरत अहमदाबाद की रहने वाली थी। समाज सेवा में इन्होंने पढ़ाई भी करी, LLB करी और समाज सेवा के प्रति इनका जो है वो रुझान रहा, क्योंकि इनकी माता भी समाज सेविका थी। तो इसी कारण इनको जब इन्होंने वहाँ के वातावरण को घूम कर देखा, जो गरीब तबकों की गरीब बस्तियों में जाकर देखा, तब उनको समझ में आया कि उनके लिए कार्य करना चाहिए और उन्होंने जो है वो एक सेवा संस्था का गठन किया। सेवा क्या था? तो यहाँ पर समझिएगा दोस्तों, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट वुमन एसोसिएशन। सेवा क्या है? सेल्फ एम्प्लॉयमेंट वुमन एसोसिएशन का उद्भव हुआ कहाँ से हुआ? 1920 में। स्व सहायता समूह की कार्य प्रणाली की शुरुआत सेवा से हुई थी। किसने किया था? इला रमेश भट्ट। इसको आप याद रखना, सेवा के माध्यम से 1972 में। ठीक है, 1972 में। सेवा का फुल फॉर्म आपको बहुत ढंग से याद रखना है, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट वुमन एसोसिएशन। सेल्फ मतलब स्व, एम्प्लॉयमेंट रोजगार, वुमन महिला एसोसिएशन। ठीक है, तो इसको हिंदी में और इंग्लिश दोनों में ही इसको आप ध्यान रखिएगा। ठीक, लिख कर आप नोट करते रहिए बाकी सभी चीजों को। तो इस प्रकार से 1920 में जो महात्मा गांधी और अनुसुईया साराभाई के द्वारा गठित TLA था, उसी के ही आधार पर जो है वो, उसी के ही बेस पर बाद में इला रमेश भट्ट ने 1972 में सेवा का गठन किया था और इसी संस्था के माध्यम से भारत में स्व सहायता समूह की शुरुआत हम कह सकते हैं हुई थी। ठीक, इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद 1982 में नाबार्ड जानते हैं दोस्तों, नाबार्ड राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक, नाबार्ड की स्थापना हुई थी जुलाई 1892 में। ये एक भारत का वित्तीय संस्थान है। ठीक है, राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक कहते हैं इसको। ये भारत का एक वित्तीय संस्थान था जिसकी स्थापना हुई थी 1982 में। परंतु नाबार्ड ने दोस्तों 1992, 1992, 1993 में स्व सहायता समूहों को सपोर्ट करने के लिए, उनको वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए स्व सहायता समूह बैंक लिंकेज कार्यक्रम प्रारंभ किया था। 1992-1993 में नाबार्ड ने स्व सहायता समूह को सहयोग करने के लिए, उनको वित्त प्रदान करने के लिए स्व सहायता समूह बैंक लिंकेज कार्यक्रम प्रारंभ किया था। ठीक, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखें, उसके बाद भारत सरकार ने स्व सहायता समूह को और विकसित किया और इसको कार्य योग्य बनाया और इसको जो SGSY योजना थी भारत सरकार की, स्वर्ण जयंती स्वरोजगार योजना, ग्राम स्वरोजगार योजना, जिसको SGSY बोला जाता है, 1999 में इसको क्या किया गया? इसको स्व सहायता समूह, इसका जो गठन हुआ था वो इसी स्व सहायता समूह के गठन के लिए ही इसका जो है वो क्या हुआ था? योजना प्रारंभ की गई थी। इसके आधार पर गरीबी निर्धनता को मिटाना, अलग अलग इसमें प्रोजेक्ट था। तो यहाँ पर स्व सहायता समूह को और विकसित करके उसको प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना के माध्यम से उसको संचालित किया गया था। लेकिन पूर्ण तरह से विकसित कब हुआ? जब NRLM
NRLM जो है वो सबसे बड़ा गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम था ये विश्व का। NRLM राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, जिसके हमने 2 पार्ट देख लिए हैं और आप बहुत ढंग से उसको समझ भी रहे होंगे। ठीक है, तो ये 2011 में इसको लागू किया गया और इसमें SHG को पूर्ण विकसित करके यहाँ पर NRLM के सहयोग के साथ ही इसको संचालित किया जा रहा है। ठीक है, तो पूर्ण रूप से कब? NRLM के साथ। ठीक, ध्यान रखिएगा। तो ये था इसका दोस्तों स्व सहायता समूह का इतिहास। ठीक है, स्व सहायता समूह का इतिहास था। ठीक, स्व सहायता समूह इन सभी योजनाओं को बेस प्रदान करती है और इसके माध्यम से इन योजनाओं का जो है वो संचालन किया जाता है। SGSY हो या इससे पहले IRDP जो संचालित हो रही थी उसमें तो नहीं, परंतु स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना और NRLM में ये मुख्य भूमिका निभाती है। कौन सा? SHG सेल्फ हेल्प ग्रुप। ठीक, अब देखें SHG के गठन का उद्देश्य क्या था। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसमें से क्वेश्चन इस बार पूछे जाने की संभावना है। स्टेटमेंट में दे दिया जाएगा और पूछा जा सकता है, ध्यान रखिएगा। देखिए, पहला देखिए, महिलाओं में आत्मविश्वास व क्षमताओं के स्तर को बढ़ाना। ठीक है, सबसे पहला क्या है? महिलाओं में आत्मविश्वास व क्षमता के स्तर को बढ़ाना। तो हमने प्राचीन काल से ही देखा है कि ग्राम में जो महिलाओं का स्तर थोड़ा सा दबा हुआ रहा है। महिलाएं को यही समझा जाता था कि वो घर में चूल्हा चौका करेगी और पुरुष जो है वो कमाकर लाएगा। ठीक है, तो उनमें जो क्षमता थी, ठीक, उनका जो आत्मविश्वास और आत्मसम्मान जो है वो कहीं ना कहीं कुचल दिया जाता था। ठीक है, हालांकि महिलाओं में अपार क्षमता होती है, बस जरूरत थी उनको विकसित करने की, उनको आगे बढ़ाने की, परंतु ये होता नहीं था। तो ये क्या हुआ, इनके आत्मसम्मान की कमी, आत्मविश्वास की कमी जो है वो ऑलरेडी हो गई। तो स्व सहायता समूह के माध्यम से क्या किया गया, उन लोगों का एक समूह बनाया गया और उस समूह ने जब अपना कार्य करना शुरू किया तो क्या हुआ, महिलाओं को भी जो पद दिए गए उस पद का संचालन, उसका प्रबंधन करना और तो और वहां से धन भी वो कमाने लगी, अपने घर की आवश्यकताओं को पूरा करने लगी। तो फिर क्या हुआ, तो महिलाओं में आत्मसम्मान का जो है वो आत्मसम्मान विकसित हुआ, आत्मविश्वास उसके अंदर आया। इसके अलावा किस किस महिला में किस प्रकार की क्षमता है, किसी को प्रबंधन के क्षेत्र में, किसी को बाजार के क्षेत्र में, उसका भी जो है वो विकास सही ढंग से हो पाया। ठीक है, तो महिलाओं में क्या आत्मविश्वास बढ़ा जब पैसा आया और उनकी क्षमताओं के स्तर को बढ़ाना, ये SHG के गठन का मुख्य उद्देश्य था। दूसरा बात करें हम सामुदायिक कल्याण की भावना। यहाँ पर देखिए दोस्तों, इन समूहों के गठन का उद्देश्य क्या है कि इस समूह के माध्यम से इस समूह में जुड़े लोगों का समुदाय का सामूहिक गठन किया जा सके, एक वृहद स्तर पर पूरे समूह का जो है वो विकास किया जा सके और इसमें सामुदायिक कल्याण की भावना विकसित हो। सभी लोग, उस समूह का जब विकास होगा तो पूरे के पूरे समुदाय का विकास होगा, इस प्रकार की इसकी भावना थी। ठीक है, तो यही SHG का जो है वो मुख्य उद्देश्य में से एक था, सामुदायिक विकास की भावना या सामुदायिक कल्याण की भावना। ठीक है, इसको आप ध्यान में रखेंगे। इसमें भाई आप जानते हैं कि एक समूह बनता है, अब समूह यदि अच्छा कार्य कर रहा है, उसको धन प्राप्त हो रहा है, तो उस समूह से जुड़े सभी लोगों का विकास होगा। तो इसमें सामुदायिक विकास की, केवल एक पर्सन की नहीं, सामुदायिक विकास की भावना जो है वो निहित है। ठीक, तो इसके उद्देश्य को ध्यान रखेंगे। सामुदायिक भागीदारी को बढ़ाना। ठीक है, एक समुदाय के जो है वो अलग अलग लोग थे, उनकी भागीदारी जो है उस समूह में होने लगी, तो सामुदायिक भागीदारी को बढ़ाना। और सामुदायिक भागीदारी मतलब हर चीज में समुदाय के लोग भागीदार बने, इस समूह का जो है वो मुख्य उद्देश्य में से एक था, ताकि कोई भी कार्य हो पूरे समुदाय के लोग भाग लेकर उस कार्य को बहुत सही ढंग से क्या कर सकें, कार्यान्वित कर सकें। तो सामुदायिक विकास, सामुदायिक भागीदारी को बढ़ाना। इसके अलावा ग्रामीण स्तर पर आर्थिक सामाजिक ढांचे को मजबूत करना। हमने देखा है जब भारत आज़ाद नहीं हुआ था और होने के बाद भी ग्रामीण स्तर में कई ऐसे लोग थे जो गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले लोग बहुत ज़्यादा थे दोस्तों। ठीक है,
और आर्थिक विषमताएं भी थी, तो उनको जो है वो आर्थिक रूप से मजबूत करना, जो विषमताएं थी उसको हटाना, आर्थिक सामाजिक ढांचे को मजबूत करना इसका मुख्य उद्देश्य था। ठीक है, एसएसजी का जो मुख्य उद्देश्य में ये भी शामिल है कि वो क्या करे, स्वरोजगार उपलब्ध कराए, रोजगार उपलब्ध कराए और मजबूत करे ग्रामीण आर्थिक सामाजिक ढांचे को। ठीक है, तो इसको भी आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट हम देखें स्वरोजगार का सृजन करना। आप जानते हैं इसका मुख्य उद्देश्य में ये भी शामिल है, और ये मुख्य रूप से इसके उद्देश्य में शामिल है कि इस समूह में क्या किया जाए, स्वरोजगार का सृजन किया जाए। इनका जो बेसिक कार्य रहता था दोस्तों, कृषि कार्य वगैरह है ना, सिर्फ मजदूरी करना वगैरह, तो इनमें स्वरोजगार की भावना विकसित की जाए और इनका सहयोग किया जाए, और ये अपने सामाजिक स्तर को और अपने जीवन के स्तर को और आगे बढ़ा सके, इस प्रकार की भावना जो है वो निहित थी। तो स्वरोजगार का सृजन करना मेन उद्देश्य था, स्व सहायता समूह में स्वरोजगार का सृजन करना। इसके अलावा देखें तो सामूहिक निर्णय निर्माण को विकसित करना। हम जानते हैं कि अगर आप एक महिला को पूछोगे किसी चीज के लिए, किसी बड़े चीज के लिए, तो वो निर्णय लेने में थोड़ा सा हिचकिचाएंगे, लेकिन यदि कोई भी कार्य के लिए निर्णय पूरा ग्रुप ले रहा है दोस्तों, तो वहां पर पूरे ग्रुप की जिम्मेदारी होती है। उस वक्त बहुत ठोस और सही निर्णय लेने की क्षमता विकसित होती है, तो इसी को ही कहा जाता है सामूहिक निर्णय। तो सामूहिक निर्णय निर्माण को विकसित करना इसके उद्देश्यों में शामिल था। इसके बाद बात करें महिलाओं को प्रोत्साहित कर बचत की आदत का सृजन करना। देखिए, बचत की आदत का सृजन करना महिलाओं में पहले से ही पाया जाता है। आप देखे होंगे घर में जितने भी डिब्बे हैं, कुछ ना कुछ पैसा मिल जाएगा, चाहे दाल का चाहे चावल का, है ना, तो इनमें था। लेकिन इनको प्रोत्साहित करके बचत और उस बचत को सही कार्य में लगाना, है ना, इसका जो है वो मुख्य उद्देश्य है। बचत की आदत का सृजन करना, ठीक है, बचत की आदत को उसमें विकसित करना, खर्च जो है मित व्यय करना, और उसको सही ढंग से प्रयोग करके कैसे थोड़े से पैसे में पूरे समुदाय का विकास किया जा सकता है, अपने घर का, अपने परिवार का विकास किया जा सकता है। इस प्रकार के बचत को बढ़ावा देना, सृजन करना इनका मुख्य उद्देश्य था। इसके अलावा देखें महिलाओं का सशक्तिकरण। ठीक है, महिलाओं का सशक्तिकरण दोस्तों, महिलाओं का सशक्तिकरण कब होगा, ऑलरेडी जब उनको घर से बाहर निकलकर वो समाज से कंधे से कंधा मिलाकर चलेगी, अपना खुद का खर्चा और परिवार का खर्चा स्वयं उठाने लायक छोटे छोटे उद्योगों के माध्यम से जुड़ेगी, पैसा का लेन देन करेगी, कार्य समाज में पूर्ण रूप से भागीदारी निभाएगी, तो वैसे ही महिला जो है वो सशक्त हो जाएगी और उसका आत्मसम्मान बढ़ेगा, आत्मविश्वास उसका बढ़ेगा। तो ये भी इसका मुख्य उद्देश्य था। तो इतनी जो इसका उद्देश्य था दोस्तों, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये पूछे जाने की संभावना है, तो इसको आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, इसको आप विशेष रूप से ध्यान रखेंगे। कथन कारण में इस प्रकार के प्रश्न आपको मिल सकते हैं। ठीक है, देखिए अब बात करें कि एसजी का महत्व क्या है, एसएचजी का महत्व। अभी तो हमने देखा कि उसके उद्देश्य क्या है, अब देखेंगे इसका समाज में इसका महत्व क्या है। ठीक है, तो देखेंगे इसका उद्देश्य, ये अपने उद्देश्य को प्राप्त करेंगे, लेकिन समाज में उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो सबसे पहले देखिए इसके महत्व में सामाजिक समग्रता। सामाजिक समग्रता, सामाजिक समग्रता से तात्पर्य है समाज एकजुट होगा और एकजुट होकर जो है वो अपने गांव के विकास, अपने गांव के भलाई के बारे में सोच सकेगा। तो सामाजिक समग्रता में देखिए दोस्तों, जैसे गांव में दहेज प्रथा प्रचलित है, लोग शराब का जो है वो ठेका चलाते रहते हैं कई सारे गांव में, तो उस जैसे सामाजिक बुराइयां हैं और कुप्रथाएं हैं, इसका मुकाबला जो है वो करना। ठीक है, इसका मुकाबला करने की क्षमता जो है उसमें निहित हो जाती है। आपने देखा है अभी पिछले 1-2 साल की यदि हम बात करें दोस्तों, तो उस समय महिलाओं का एक ग्रुप बना था जो डंडा लेकर घूमती थी और जो शराब पीते थे, जो शराब बेचते थे, उनको मारती थी। तो ये कहाँ से विकसित हुआ, यहीं से स्व सहायता समूह के माध्यम से ही लोगों को जोड़ने का प्रयास, महिलाओं की एकजुटता का प्रयास का परिणाम था कि इस प्रकार की कुरीतियों को, बुराइयों का जो है वो सामाजिक समग्रता, समग्र होकर पूरा एक समाज उसका क्या कर सकता है, मुकाबला कर सकता है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण चीज थी। नेक्स्ट देखें लिंग समानता। तो देखिए दोस्तों, लिंग समानता सामाजिक आर्थिक स्थिति में, किसकी सामाजिक आर्थिक स्थिति में,
तो स्व सहायता समूह के माध्यम से महिलाओं का कौशल विकास करना, महिलाओं की क्षमता को विकसित करना और महिलाओं को स्वरोजगार के लिए प्रोत्साहित करके उसको आगे बढ़ाना जो है वो इसका मुख्य उद्देश्य था। जिससे क्या होगा, महिला जो है वो सामाजिक स्तर पर, आर्थिक स्तर पर वो और उसका परिवार क्या होगा, सशक्त होगा और महिला जो है पुरुषों के समान अब कंधे से कंधा मिलाकर चलेगी। अब लिंग भेद नहीं रहेगा कि पुरुष है तो कार्य करेगा और महिला है तो केवल चूल्हा चौका करेगी। तो लिंग समानता जो है वो इससे बहुत हद तक आई है, अभी भी चल रही है। तो ये गांवों में दोस्तों हम देखते हैं महिला जो है स्व सहायता समूह के माध्यम से रोजगार भी प्राप्त कर रही हैं। तो इसको आप ध्यान रखेंगे। तो ये बिल्कुल महिला और पुरुष में जो असमानता थी उसको घटाई है और महिलाओं के सामाजिक आर्थिक स्तर में इसका सुधार हुआ है। इसको आप ध्यान रखेंगे, चाहे कैसे भी हुआ है। उनका कौशल विकास करना, उनकी क्षमताओं का विकास करना, उनको स्वरोजगार के लिए प्रेरित करना, उनको सूक्ष्म उद्यमों के माध्यम से जो है वो रोजगार उपलब्ध कराना, कई सारी चीजें इसके अंतर्गत शामिल है। ठीक, नेक्स्ट देखिए, हाशिए पर पड़े वर्ग के लिए आवाज। अच्छा, ये हाशिए पर पड़ा वर्ग से क्या तात्पर्य है? हाशिए पर पड़ा वर्ग से तात्पर्य है एक ऐसा वर्ग जो समाज के साथ विकसित नहीं हो पाया, वो समाज के किसी अलग दबे कुचले तबके में रह गया। समाज के लिए, विकास के लिए सरकार ने जो योजनाएं बनाई थी उन तक नहीं पहुंच पाई, सही ढंग से उसका इम्प्लीमेंट नहीं हो पाया। वो गरीब के गरीब ही रह गए, निर्धन रह गए, अपेक्षित रह गए। तो वैसे लोगों के लिए आवाज उठाती है कौन? स्व सहायता समूह। आप जानते हैं कि स्व सहायता समूह SHG के माध्यम में से जितनी भी योजनाएं संचालित होती हैं उसमें अधिकांश लाभार्थी कमजोर, निर्धन और पिछड़े वर्ग के लोग रहते हैं। यहाँ पर मेरे पिछड़े वर्ग कहने का तात्पर्य OBC नहीं है। पिछड़े वर्ग कहने का तात्पर्य ऐसा वर्ग जो आज भी विकास की मुख्य धारा से नहीं जुड़ पाया है, गांव में रहते हुए भी उसको पूर्ण लाभ नहीं मिल पाया है, वो निर्धन का निर्धन ही है, कमजोर वर्ग के लोग हैं। तो ऐसे लोग जो है वो क्या रहते हैं? लाभार्थी रहते हैं। ठीक है, तो उनके लिए जो है वो स्व सहायता समूह कार्य करती है, आवाज उठाती है और इससे क्या होता है दोस्तों, उसकी भागीदारी जो है वो सामाजिक न्याय सुनिश्चित करती है। स्व सहायता समूह में इन लोगों की जो भागीदारी होती है वो सामाजिक न्याय सुनिश्चित करती है। तो इसको भी ध्यान रखेंगे, हाशिए पर पड़े लोगों के लिए आवाज उठाना। चौथा हम देखेंगे वित्तीय समावेशन। देखिए, कोई भी संस्था हो, कोई भी निकाय हो, वो तब तक सुचारू रूप से नहीं कार्य कर सकती जब तक उसके पास संसाधन न हो, वित्तीय संसाधन। ठीक है, और वित्तीय संसाधन वित्त तब देगा, बैंक किसी भी संस्था को, किसी भी निकाय को वित्त कब देता है दोस्तों? वित्त वो तभी देगा जब उसको ये आश्वासन हो कि वहां से पैसा वापस आएगा। आप किसी को पैसा कब देंगे? जब पैसा वापस आएगा। ऐसा ही सिचुएशन स्टार्टिंग में था, परंतु प्राथमिक क्षेत्र में जहां पर ऋण दिया जाता था तो ऋण देने के लिए दोस्तों वहां पर जो मापदंड तैयार किया गया, ऋण देने के लिए जो मापदंड तैयार किए गए, आप जानते हैं, आगे हम पढ़ेंगे कि ये जो है वो कुछ पैसा जमा करेंगे, है ना, मंथली बचत करेंगे, ऐसे ऐसे कई सारे इसमें प्रावधान हैं। तो उसके बाद जो है उसको ऋण देने के लिए पात्र होंगे, ऋण लेने के लिए पात्र होंगे। तो ऋण देने का जो मापदंड है वो बहुत तगड़ा बनाया गया है। ठीक है, मतलब बहुत ही उसमें नियम व शर्तें अच्छे से शामिल की गई है कि इतने दिन ये चलनी चाहिए, इतने दिन में ऐसा वापस होगा, इतना ब्याज दर होगा, आदि आदि। और रिटर्न का आश्वासन बैंकों को, ठीक है, बैंकों को जब ये ऋण देने का जो मापदंड बना, उसके बाद इन बैंकों को जब ये आश्वस्त हो गए कि हमारा जो पैसा है वो रिटर्न आएगा, उसके बाद बैंक जो है वो क्या किए, बैंकों को SHG को ऋण देने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। तो ये ऋण देने का मापदंड और रिटर्न का आश्वासन जो है वो बैंकों को प्रोत्साहित करता है। किसको? बैंकों को, कि वो SHG को क्या करे, ऋण दे, वित्त प्रदान करे, क्योंकि अब वो आश्वस्त हैं कि अब उनका जो पैसा है वो कहीं नहीं जाएगा। ठीक है, तो वित्तीय समावेशन SHG के महत्व है इसमें। ठीक है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट हम बात करें रोजगार के वैकल्पिक स्रोत। तो इसका महत्व देखिए दोस्तों कितना बढ़िया है। रोजगार के वैकल्पिक स्रोत,
यहाँ पर बात करें तो अगर हम ग्रामीण क्षेत्रों में देखें दोस्तों, तो ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के ज़्यादा साधन नहीं थे। वो कृषि कार्य करते थे, कृषि से संबंधित मजदूरी या गांव के संबंधित गांव घर में जो उसको कार्य मिल गया उसकी मजदूरी वो किया करते थे। लेकिन स्व सहायता समूहों के माध्यम से उन्हें स्वरोजगार के लिए प्रेरित किया गया, सूक्ष्म उद्यमों के लिए भी प्रेरित किया गया, दुकान वगैरह के लिए आप डाल सकते हो। ऐसे कई सारे वैकल्पिक स्रोत जो है वो स्व सहायता समूह उपलब्ध कराती है, रोजगार के कई विकल्प जो है वो उपलब्ध कराती है दोस्तों। ठीक है, तो ये थे एसएचजी का महत्व, इसका हमने देखा है उद्देश्य, इसका हमने देखा है इतिहास, और हमने देखी इसकी परिभाषा। इसका पूरा कॉन्सेप्ट मेरे ख्याल से आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया है। ठीक है, तो ये समझ में आ रहा है दोस्तों, तो आप प्लीज लाइक कर दे, कमेंट जरूर करिएगा और शेयर कर दीजिएगा। चलिए इसके बाद हम लोग देखेंगे गठन कैसे होता है, सदस्य कितने हैं, इसका प्रकार कितना है, इन सारी चीजों पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो एक बार आप इसका क्या करिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे चर्चा करते हैं। चलिए दोस्तों, अब हम लोग देखते हैं कि ये जो स्व सहायता समूह सेल्फ हेल्प ग्रुप जो गठित हुई, ठीक है, उसमें सदस्य संख्या क्या होगी, क्या स्थितियां होगी, इस बारे में हम लोग डिटेल से चर्चा करेंगे। ठीक, तो चलिए सामान्य जो है दोस्तों ये एसएचजी में, ठीक है, सेल्फ हेल्प ग्रुप स्व सहायता समूह में सामान्य रूप से 10 से 20 सदस्य जो होंगे, कितने होंगे, 10 से 20 सदस्य होंगे जो बिलो पुअर्टी लाइन वाले होंगे, बीपीएल परिवार वाले होंगे। ये स्व सहायता समूह के सदस्य होंगे, चाहे किसी भी लेवल में हो। परंतु क्या ये 10-20 सदस्य हर जगह, सभी जगह क्या यही क्राइटेरिया है? तो नहीं, इसको ढंग से याद रखेंगे कि जहां पर दुर्गम क्षेत्र है, जहां पहाड़ी क्षेत्र है, जहां पर विकलांगों के समूह की गठन की बात की जाए, जहां पर मरुस्थलीय क्षेत्र है, जहां पर जो आबादी बिखरी हुई है, यहाँ लोग एक जगह नहीं रहते, एक जो गांव रहता है वो कई अलग अलग जगह क्षेत्रों में निवास करता है, जनजातियों में भी हम लोगों ने देखा है। तो ये जो क्षेत्र होंगे, ऐसे दुर्गम क्षेत्रों के लिए, पहाड़ी क्षेत्रों के लिए मिनिमम जो है वो जनसंख्या 5 हो सकती है, लेकिन मैक्सिमम 20 ही रहेगी। ठीक है, मिनिमम कितनी हो सकती है दोस्तों ऐसे क्षेत्र के लिए जो पहाड़ी क्षेत्र है, दुर्गम क्षेत्र, मरुस्थलीय क्षेत्र है, या विकलांगों का जहां स्व सहायता समूह के गठन की बात आएगी तो वहां पर मिनिमम जो है वो 5 और मैक्सिमम 20 हो सकती है। ठीक है, तो क्या 20 ही हो सकती है, 20 से ज्यादा समूह के सदस्य नहीं हो सकते हैं? तो बिल्कुल हो सकते हैं, 20 से ज्यादा भी जो है वो स्व सहायता समूह के सदस्य हो सकते हैं। परंतु इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा कि जब सदस्य की संख्या 20 से ज्यादा हो जाएगी तब उसको छत्तीसगढ़ सोसाइटी अधिनियम, रजिस्ट्रीकरण अधिनियम में रजिस्ट्रीकृत करवाना पड़ेगा। ठीक है, तब अगर जनसंख्या 20 से ज्यादा हो गई, व्यक्ति सदस्यों की हो जाती है, सदस्य ज्यादा हो जाते हैं, तो ऐसे में क्या करना पड़ेगा, उसको छत्तीसगढ़ सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम में रजिस्ट्रीकृत करवाना पड़ेगा। ठीक, तब आपके मन में ये प्रश्न उठना चाहिए, बहुत बढ़िया प्रश्न, तो क्या एसएचजी स्वयं सहायता समूह को रजिस्ट्रीकरण की आवश्यकता नहीं है? तो इसको बिल्कुल रजिस्ट्रीकरण की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। ठीक, दूसरा, अभी मैंने कहा कि ये 10-20 सदस्य जो हैं सामान्य क्षेत्रों में जो होते हैं, 10 से 20 सदस्य हो सकते हैं बीपीएल परिवार के। तो क्या केवल बीपीएल परिवार के होंगे और कोई परिवार जो सक्षम व्यक्ति है, जो अमीर व्यक्ति है, जो बिलो पॉवर्टी लाइन के ऊपर जो है वो जीवन जीता है, तो क्या वो उसका सदस्य नहीं हो सकता? बिल्कुल हो सकता है। तो एपीएल परिवार के भी जो है वो 20 से 30% सदस्य शामिल हो सकते हैं, परंतु उसके लिए कंडीशन है। क्या कंडीशन है? देखिए, स्व सहायता समूह में यदि ऐसा कोई कार्य हो या ऐसी कोई आवश्यकता आन पड़ी हो जहां पर उसको किसकी आवश्यकता हो, मुद्रा की आवश्यकता हो। ठीक है, ऐसी जो वहां से मुद्रा बाहर से कोई सहयोग कर दे और उसे उसका कार्य चल जाए, तो ऐसी स्थिति में एपीएल परिवार के सदस्यों को भी शामिल किया जा सकता है
और कितने, तो मिनिमम 20% और मैक्सिमम 30%। ठीक है, मिनिमम जो है वो कितना 20% रहेगा और मैक्सिमम 30% तक के सदस्य शामिल किए जा सकते हैं। 20 से 30% सदस्य जो है वो शामिल किए जा सकते हैं। मिनिमम नहीं है दोस्तों, ये 20 से 30% सदस्य होगा। तो 20 से 30% सदस्य कितना होगा, यदि समूह की संख्या 20 है तो 20 में यदि हम लोग निकालें 20% तो होता है दोस्तों कितना, 4। और यदि इस 20 में हम लोग निकालें 30% तो समूह की संख्या होगी 6। तो या तो 4 हो सकती है या 6। 20 से 30% जो है वो सदस्य हो सकते हैं एसएचजी में शामिल, एपीएल परिवार के सदस्यों में। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। ठीक, नेक्स्ट देखिए। अच्छा, ये डिपेंड किसके ऊपर करेगा, ठीक है, कि 20% शामिल होना चाहिए कि 30% शामिल होना चाहिए, इसका निर्णय जो है वो स्वयं स्व सहायता समूह स्वयं करेगी। ठीक है, इस बात का निर्णय स्व सहायता समूह स्वयं करेगी कि 20% होगा कि 30% होगा, पहली बात। दूसरी बात कि ये जो लोग हैं, ये 20% या 30% जो अमीर लोग हम कह सकते हैं, वे इसमें शामिल कब होंगे, तो उनके शामिल होने के लिए कंडीशन है जब उस समूह में, जैसे इस 20 लोगों का समूह बना है, इसमें 16 लोग जो है वो बीपीएल परिवार के हैं। ठीक है, बीपीएल, और ये 4 जो है वो एपीएल परिवार वाले जो है इसमें क्या करना चाह रहे हैं, शामिल होना चाह रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में जो बीपीएल परिवार के ये जो 16 सदस्य हैं, इन 16 के 16 सदस्यों का सहमति या समर्थन आवश्यक होगा। इस 16 के 16 सहमत होंगे तभी ये 4 लोग जो हैं वो इस समूह में शामिल हो सकते हैं। अन्यथा इसमें से एक ने भी ऑब्जेक्शन किया तो आप स्वसम्मति समिति में एपीएल के सदस्यों को शामिल नहीं कर सकते हैं। इस बात को आप ढंग से याद रखिएगा। ठीक है, इसके बाद देखिए समूह संगठन में सहायता। अच्छा, इस समूह के संगठन में जो है वो सहायता कौन करता है दोस्तों, तो एक होता है सीआरपी, कम्युनिटी रिसोर्सेस पर्सन। तो ये जो कम्युनिटी रिसोर्सेस पर्सन जो है, ये संस्था जो है वो स्व सहायता समूह के गठन के लिए प्रोत्साहित करती है। पर्सन मतलब ये जो संस्था है, ये संस्था जो है वो स्व सहायता समूह के गठन के लिए प्रोत्साहित करती है। ये किस प्रकार की संस्था है ये हम बाद में देखेंगे। जिला स्तरीय है, राज्य स्तरीय है, ब्लॉक स्तरीय है, अलग अलग स्तर पर अलग अलग संस्थाएं गठित की जाती है। तो इसके बारे में डिटेल हम बाद में चर्चा करेंगे। तो ये कम्युनिटी रिसोर्सेस पर्सन जो संस्था है, समूह है, वो जो है वो स्वयं स्व सहायता समूह के गठन के लिए क्या करती है, प्रोत्साहित करने का कार्य करती है। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। इसके बाद है एक मिशन कर्मी। मिशन कर्मी किसका, तो एनआरएलएम के तहत जो मिशन कर्मी है दोस्तों, एनआरएलएम राष्ट्रीय आजीविका ग्रामीण आजीविका मिशन में जो काम करने वाले कार्यरत जो कर्मी हैं, वो जो है वो गांव में लोगों को स्व सहायता समूह में जुड़ने की, स्व सहायता समूह के गठन की क्या करता है, गठन के लिए प्रोत्साहित करने का कार्य करता है कि आप जो ग्रामीण लोग हैं वो जिस प्रकार का अपना जीवन स्तर, अभावग्रस्त जो जीवन जी रहे हैं, उसके लिए आपको स्व सहायता समूह में शामिल हो जाना चाहिए, गठन किया जाना चाहिए और कुछ उसमें स्वरोजगार के अवसर आपको तलाशने चाहिए। इस प्रकार का जो है वो इन लोगों द्वारा क्या किया जाता है, प्रोत्साहित किया जाता है। और एनजीओ द्वारा, तीसरा है एनजीओ द्वारा, ठीक, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। तो एनजीओज हैं वो भी स्व सहायता समूह के गठन के लिए प्रोत्साहित करती हैं, कई सारी एनजीओज। और बैंकों द्वारा, तो बैंकों द्वारा तो अब किया ही जा रहा है ना। तो जितने बैंक लिंकेज हैं उनके द्वारा जो है, बैंकों के द्वारा भी स्व सहायता समूह के गठन को प्रोत्साहित किया जाता है, ताकि लोग जो है वो गरीबी से ऊपर उठ पाए और अपना एक जीवन स्तर सुधार कर एक अच्छा जीवन यापन कर सकें। ठीक, चलिए, तो ये तो हो गया हमारा क्या, समूह के गठन में सहायक जो घटक हैं। ठीक, इसके बाद देखिए स्व सहायता समूह के प्रकार। कितने प्रकार के स्व सहायता समूह हो सकते हैं, तो ये 3 प्रकार के हो सकते हैं दोस्तों। देखिए पहला, देखिए तो पहला है केवल महिलाएं।
ठीक है, केवल महिला बस जो है वो समूह बना सकती हैं। ठीक, जिस समूह में केवल महिलाएं हैं, केवल महिला बस जो होंगे वो समूह होंगे। ठीक, केवल पुरुषों का समूह होगा, जिस स्व सहायता समूह में केवल पुरुष होंगे, महिला एक भी नहीं होगी। और यहाँ पर महिला व पुरुषों का मिश्रित समूह भी हो सकता है। यहाँ पर जो है दोस्तों महिला और पुरुषों का क्या मिश्रित समूह भी हो सकता है, जिस स्व सहायता समूह में महिला भी हो और जिसमें पुरुष भी हो। ठीक, तो इस बात को आप विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। इसके बाद बात करें स्व सहायता समूह गठन के लिए विशेष आप कह सकते हैं शर्तें, विशेष आप कह सकते हैं बातें, विशेष जो है वो आपको ध्यान रखने योग्य दिशा निर्देश, सभी चीजें आप कह सकते हैं। ठीक, तो क्या है विशेष चीजें? देखिए, सदस्य जो है वो समान आर्थिक पृष्ठभूमि से होने चाहिए। जो SHG ग्रुप है, स्व सहायता ग्रुप, स्व सहायता समूह जो है, उसमें जितने भी सदस्य होंगे वो समान आर्थिक पृष्ठभूमि से होंगे। मतलब सभी अगर निर्धन है तो गरीबी, जो गरीब परिवार के सदस्य हैं, BPL वाले हैं, तो BPL वाले के ही सदस्य इसमें शामिल होंगे। ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, एक ही पारा मोहल्ले या गांव के सदस्य होने चाहिए। ठीक है, वो एक ही पारा का हो, एक पारा, एक ही मोहल्ला या गांव का सदस्य हो, तो दोस्तों उसमें क्या है समन्वयता बैठेगी। समन्वयता बैठेगी, इसका मतलब क्या है कि गांव के लोग एक दूसरे को जानते रहेंगे, उसकी क्या समस्याएं हैं, वो किस स्तर की है, उसके पास BPL कार्ड है नहीं है आदि, उनकी समस्याओं के बारे में भी उनको पूरी तरह से नॉलेज होगा। सही ढंग से प्रबंधन कर पाएंगे, मीटिंग ले पाएंगे। अगर एक ही जगह रहेंगे तो व्यवस्थित रूप से कार्य का संचालन कर पाएंगे। तो इसमें ये ध्यान दिया जाएगा कि ये जो सदस्य हैं वो एक ही पारा के हों, मोहल्ले के हों या गांव के हों। इनकी आयु 18 से 65 वर्ष के मध्य होनी चाहिए। इनकी आयु कितनी होनी चाहिए? 18 से 65 वर्ष की होनी चाहिए। परंतु इस बात का आप विशेष रूप से ध्यान रखेंगे कि स्व सहायता समूह जो है, स्व सहायता समूह जो है वो क्या करती है दोस्तों, अपने नियम स्वयं बनाती है, क्योंकि वो रजिस्ट्रीकृत संस्था नहीं है। अगर रजिस्टर्ड हो जाती तो जो सरकार द्वारा रजिस्टर्ड संस्था है उनके लिए जो नियम बने हैं उसके अनुसार से इनको चलना पड़ता, परंतु ये अपने नियम कानून स्वयं बनाती है। इसलिए इस चीज का आप ध्यान रखेंगे कि ये आयु वाली शर्तें जो है स्व सहायता समूह अपने अनुसार परिवर्तित कर सकती हैं। वो मिनिमम से कम नहीं जाएगी और मैक्सिमम से ज्यादा नहीं जाएगी। इसके अलावा वो 20 से 60 वर्ष भी जो है वो वर्ष निर्धारित कर सकती हैं समूह के लिए। ठीक है, तो ये उनके ऊपर डिपेंड करेगा। ठीक, क्योंकि वो अपना नियम जो है वो स्वयं बनाती है। नेक्स्ट हम बात करें, इसके सदस्य को 10 रुपए, सदस्यता शुल्क इसका कितना होता है? 10 रुपया इनको देना अनिवार्य है। ठीक है, इसको ध्यान रखेंगे। इसके बाद देखिए, SHG में लोकतांत्रिक पद्धति से प्रतिनिधियों का चुनाव किया जाता है जो 2 वर्ष के लिए होता है। स्व सहायता समूह में मैंने अभी आपको बताया दोस्तों कि ये अपने नियम कानून खुद निर्धारित करती है। ठीक है, क्योंकि ये रजिस्ट्रीकृत नहीं है। तो यहाँ पर ऐसी स्थिति में इस समूह का संचालन करने के लिए हमको इस समूह के लीडर, नेता की आवश्यकता होगी, प्रतिनिधि की आवश्यकता होगी। तो उसके लिए लोकतांत्रिक पद्धति से सभी के सहमति से इनके जो है वो लीडरों का चुनाव किया जाता है, प्रतिनिधियों का चुनाव किया जाता है। प्रतिनिधि कौन होते हैं दोस्तों? तो इसमें एक अध्यक्ष होगा, एक जो है वो सचिव होगा और एक जो है वो कोषाध्यक्ष होगा। ठीक है, प्रतिनिधि कौन होगा? एक अध्यक्ष होगा, एक सचिव होगा और एक कोषाध्यक्ष होगा। ठीक है, ये क्या होंगे? प्रतिनिधि होंगे। और इनका चुनाव जो है वो कितने वर्ष के लिए होगा? 2 वर्ष के लिए होगा। क्यों 2 वर्ष के लिए होगा? क्योंकि स्व सहायता समूह में ऐसा जो है वो उनका मानना है, स्व सहायता समूह में, कि यहाँ पर सभी लोगों को समान अवसर मिलने चाहिए किसके? प्रतिनिधि बनने के। तो इसके लिए जो इनका चुनाव होता है वो 2 वर्ष के लिए ही होता है। 2 वर्ष बाद जो है वो अगले जो मेंबर हैं, अगले जो सदस्य हैं वो क्या बन सकते हैं? प्रतिनिधि बनेंगे, अध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष के पद पर नियुक्त होंगे। नेक्स्ट हम ध्यान रखेंगे कि SHG समूह के सदस्य प्रतिनिधियों के कार्यों का तथा उत्तरदायित्व का निर्धारण भी स्व सहायता समूह के द्वारा ही किया जाएगा। ठीक है, इसके जो प्रतिनिधि चयनित होंगे
और उसके जो सदस्य हैं, स्व सहायता समूह में जो सदस्य हैं और उन्होंने जो चुनाव करके प्रतिनिधि चुने हैं, उनके कार्य, वे क्या कार्य करेंगे तथा उनका उत्तरदायित्व क्या होगा, इसका निर्धारण भी स्व सहायता समूह के सदस्यों द्वारा ही किया जाता है। ठीक, इस बात को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देखिए, SHG अपने नियम स्वयं बनाएगी व उसका पालन करेगी। तो इसके लिए मैंने बताया ये रजिस्ट्रीकृत नहीं है, इसलिए ये अपने नियमों को जो है वो स्वयं बनाएगी और उसका पालन करेगी। ठीक, तो इसको आप ध्यान में रखेंगे। विशेष बातें हैं SHG से संबंध में, विशेष शर्तें हैं, उसके बाद इसको मान्यता मिलेगी और इसको धन मिलना प्रारंभ होगा। वो कैसे होगा वो हम बाद में देखेंगे। नेक्स्ट एक पॉइंट और याद रखिएगा, IMP है, NRLM में ब्लॉक स्तर पर 50% महिला स्व सहायता समूह का होना आवश्यक है। किसमें? राष्ट्रीय रोजगार आजीविका मिशन में। ठीक है, ब्लॉक स्तर पर कितने? 50% महिला स्व सहायता समूह का होना अत्यंत अनिवार्य है। ठीक, याद रखिएगा, उससे कम नहीं होना चाहिए। 50% महिला समूह होंगी, स्व सहायता समूह होंगी। किस स्तर पर? ब्लॉक स्तर पर। ठीक, तो ये था दोस्तों इसके संबंध में कुछ बातें। स्व सहायता समूह के संबंध में हमने उसको देखा कि गठन कैसे होगा, सदस्य कितने होंगे, प्रकार क्या होगा, और इसके अलावा हमने समूह गठन के लिए जो विशेष बातें आवश्यक थी उस पर भी हम लोगों ने चर्चा कर ली है। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम और भी जो इसके अन्य पार्ट है, इसमें कमियां क्या रहेगी और इसमें और क्या क्या जो है वो आवश्यक है, वित्त से संबंधित चीजें ये कैसे हैंडल करते हैं, उन सारी चीजों को बहुत अच्छे से और इसी गहनता के साथ अध्ययन करेंगे। दोस्तों, आपको वीडियो बहुत पसंद आ रहा है ऐसा मुझे कुछ लोगों द्वारा सूचना मिला। अगर ऐसा है तो आपके लाइक्स मुझे नहीं मिल रहे हैं। दोस्तों, बहुत मेहनत कर रहे हैं आपके लिए और ये क्लासेस जो है वो लगातार चलेंगी, है ना। हालांकि हमारे ऐप में भी क्लास हो रही है और आप समझ सकते हैं कि सारे विषयों को आपको यूट्यूब में लगातार दे पाना संभव नहीं हो पाता, इसलिए ऐप में जो है वो अलग सेक्शन बना हुआ है, वहां पर जाकर भी आप कोर्स परचेस कर सकते हैं और यूट्यूब में ये क्लासेस लगातार चलेंगी, तो आप इसके लिए निश्चिंत रहिएगा। आप लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और कमेंट जरूर करिएगा कि आपको ये क्लासेस कैसे लग रही है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।